हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है स्पॉटिफाई की। तो स्पॉटिफाई टेस्ट कर रहा है NFT लिस्टिंग को। तो अगर आप स्पॉटिफाई पे आर्टिस्ट हो तो आप आने वाले टाइम में अपनी NFT भी बेच सकते हो, मतलब अपनी एक डिजिटल एसेट बेच सकते हो इंटरनेट के ऊपर और आप उससे अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर सकते हो। आज के टाइम पे ये जो मेटावर्स, क्रिप्टो, ये सारी चीज़ें आई, इसके बीच में एक NFT भी निकल के आया है और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर चल रहा है NFT। इसलिए सब NFT के पीछे भाग रहे हैं, पर बहुत सारे लोगों को अभी तक डिटेल में पता ही नहीं है कि NFT होता क्या है। अगली खबर है जेफ बेजोस और जो बिडेन की। उनके बीच में बहुत ज़्यादा टकराव चल रही है कॉर्पोरेट टैक्स और इन्फ्लेशन को लेके। तो कुछ टाइम पहले जो बिडेन ने बताया था कि कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाना चाहिए और कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने की वजह से हम इन्फ्लेशन को मार सकते हैं। उसके ऊपर जेफ बेजोस ने क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होता है, आप दोनों चीज़ों को आपस में लिंक नहीं कर सकते। जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं और जो इन्फ्लेशन है वो एक डरने वाली चीज़ है, पर आप दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते। उसके बाद में अभी बहुत ज़्यादा खिंचातानी चल रही है और बहुत ज़्यादा पंगे चल रहे हैं। जो बिडेन ने बोला है इस चीज़ को डिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस डायरेक्शन। तो बेसिकली बहुत बड़ा बवाल चल रहा है इसके ऊपर। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है आने वाले टाइम के ऊपर। अगली खबर Xiaomi इंडिया की है। तो जो रॉयल्टी पेमेंट्स वाला जो इनका इशू चल रहा था तो निकल के आया है 4663 करोड़ रुपीस उन्होंने क्वालकॉम को दिया है रॉयल्टी फीस के अंदर, जो कि 84% है उनका टोटल रॉयल्टी फीस का। जिनको नहीं पता, क्वालकॉम चिप जो बनाता है वो चिप वाले को इतना पैसा मिला है सिर्फ पार्ट ऑफ रॉयल्टी। और बेसिकली क्या होता है, इन्होंने पेटेंट्स कर रखी है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, इसके चक्कर में ये इतना ज़्यादा पैसा अर्न कर पाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज हम क्वालकॉम को उतना ज़्यादा नहीं जानते, Xiaomi को जानते हैं, फिर भी क्वालकॉम पैसा कमा रहा है। यही है पावर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगली खबर IPO की है। तो IPO की फंडिंग 60% घटी अगर हम जनवरी से मार्च की बात करके चलते हैं और उसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से। इस साल $995 मिलियन रेज करे गए हैं और अगर उसको पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो $2.57 बिलियन रेज किए गए थे। अगर अभी के टाइम के सबसे बड़े IPOs मान के चले तो अडानी विल्मर हो गए, वेदांत फैशन हो गए, AGS ट्रांसैक्ट टेक्नोलॉजी हो गया। ये 3 बड़े IPO थे अगर हम मार्च तक की बात करके चलते हैं तो। और अगर मैं SMEs की बात करके चलता हूं तो SME सेगमेंट के अंदर $17.46 मिलियन रेज हुए हैं टोटल 13 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के अंदर। अगली खबर जो वीट एक्सपोर्ट बैन हुआ उसके चक्कर में जो मंडी वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि वीट के जो प्राइसेस है वो 8% तक घट गए, 8% तक घट गए। मतलब रातों रात 8% का लॉस हो गया। ऐसा कहा जा रहा है बहुत सारे जो फार्मर्स थे उन्होंने 2020 रुपये पर क्विंटल दिया था, जो कि MSP से ऊपर है। उतने रुपए के उन्होंने बेचा था। अभी के टाइम पे बहुत सारी मंडियों के अंदर रेट हो चुका है 2120 पर क्विंटल। अभी के टाइम पे अगर हम दिल्ली मंडी की बात करके चलते हैं तो वहाँ पे 7% का ड्रॉप आया है, 2120 रुपीज़ पर क्विंटल तक पहुंच गया है। अगर हम राजस्थान चित्तौड़गढ़ की बात करके चलते हैं तो वहां पे 8% घटा है, 2125 पर क्विंटल पहुंच गया है। और अगर मैं फ्राइडे से कंपेयर करके चलता हूं ना, उस टाइम पे 2325 रुपीज था। और जब से इंडिया ने बैन किया है, इंडिया वालों को तो बैंड बजा है पर बाहर की दुनिया का भी बैंड बजा है, क्योंकि वीट के जो प्राइसेस है वो रिकॉर्ड हाई छू गए। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था वीट का और इंडिया ने अगर रोका है तो पूरी दुनिया के अंदर इशू तो आएगा। अब US कह रहा है कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया रिकंसिडर करेगा वीट एक्सपोर्ट्स को। अब तुमने सैंक्शंस तो लगा दिए रशिया के ऊपर, ऑयल तो रुकवा दिया, इस चक्कर में पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। नुकसान तो हमको हो रहा था, पूरी दुनिया को हो रहा था, और तुम कंट्रोल कर रहे थे पेट्रोल को, तो इस चक्कर में तुमको फायदा हो रहा था। अब इंडिया रोक रही है वीट को ताकि वीट के प्राइसेस बढ़े और बाद में महंगे में बेच देगी मार्केट के अंदर। तो क्या गलत है इस चीज़ के अंदर। अगली खबर जो नेसो ब्रांड्स है उन्होंने $100 मिलियन रेस किए हैं KKR और सॉफ्टबैंक से। जिनको नहीं पता, ये लेंसकार्ट का ही सब ब्रांड है। बेसिकली ये लेंसकार्ट को
ग्लोबली एक्सपैंड करने में हेल्प करने वाला है। ये क्या करेंगे, ये अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे इंटरनेशनली, कहाँ कहाँ पे लोगों के साथ में कोलैबोरेट करा जा सकता है, कहाँ कहाँ पे पार्टनरशिप करी जा सकती है आईवेयर कंज्यूमर ब्रांड्स के साथ में, और लेंसकार्ट का पूरा बिजनेस ग्लोबली एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है। अगली खबर इंडिया की वियरेबल मार्केट की है, तो 20% बड़ी है Q1 के अंदर, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप वियरेबल यूज़ करते हैं, मतलब कोई स्मार्ट वॉच वगैरह वगैरह। Tier 2 Tier 3 सिटीज़ से भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है इसके अंदर, और ऐसा कहा जा रहा है आने वाले टाइम में और ज़्यादा पुश होगा। अभी के टाइम पे बहुत सारी कंपनियां एग्रेसिव डिस्काउंट्स दे रही है, नए नए फीचर्स लेके आ रही है, वो पुश कर रही है, और कस्टमर्स को भी कह रही है कि अपग्रेड कर लो, ये ले लो, हमारी वॉच के अंदर ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। तो क्या आपके पास में कोई स्मार्ट वॉच है और आप यूज़ करते हो? मैं अपना बताऊँ तो मेरे पास एप्पल की भी है, मेरे पास में MI का वो जो बैंड आता है वो भी है, मेरे पास में हुआवे का भी है, पर मैं यूज़ नहीं करता। मैं एनालॉग वॉच यूज़ करता हूँ। उसका रीज़न ये है, मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक होती है बार बार चार्ज करने की। अगर आपको वॉच पहननी है तो आप चाहते हो स्लीप ट्रैक भी करूं मैं, तो आपको रात को भी पहननी है। आप चाह रहे हो कि दिन की एक्टिविटी भी ट्रैक करूं, तो आपको दिन भर भी पहनना है। चार्ज कब करोगे भाई? ये इशू है। अगर स्मार्ट वॉच का बैटरी बैकअप ऐसा कुछ हो जाए ना कि 7-7 8-8 दिन चल रहा है, और अच्छी कन्वीनियंट चीज़ हो रही है, जैसे कि एप्पल वाले फीचर मिल रहे हो 8-8 10-10 15-15 दिन के बैकअप के अंदर, तब मजा है। अगली खबर क्रूड ऑयल के प्राइसेस की है, तो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले टाइम में भी हाई ही रहने वाले हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। इसका रीज़न वही है कि रशिया जो वॉर चल रही है उसके चक्कर में ग्लोबली ऑयल की डिमांड कम है, इस चक्कर में हो रहा है। पर मजे की बात यह है, रशिया को तो पूरी दुनिया ने कह दिया कि हम तुमसे ऑयल नहीं लेंगे, इंडिया वहां से लेने का प्लान कर रही है। हो सकता है इंडिया को सस्ते रेट में मिल जाए, पर एक बहुत बड़ी चीज़ और हुई है, रशिया ने अपना आउटपुट भी कम कर दिया है 10% से। अगर बाद में सब कुछ सही होता है तो इनका आउटपुट कम रहेगा, तो प्राइस फिर भी ज़्यादा रह सकते हैं। अभी जो यूरोप रिलायंस का रशिया वाला गैस सप्लाई है वो बहुत बड़ा पोर्शन रख रहा है, 17% इंक्रीज़ आया है उसके अंदर। पर कहानी ये है कि जो उनकी ऑयल सप्लाईज है वो 7% से 8% ही है अभी। तो भाई कंसर्न तो है इस चीज़ के ऊपर, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। अगली खबर बायजूस की है, तो मैंने आपको बताया था कि बायजूस पैसे इकट्ठे कर रहा है, वो कोई एडटेक लेने वाला है, तो अभी नाम निकल के आ रहा है। चेक इनकॉर्पोरेशन या फिर 2U को खरीद सकता है, वो US बेस्ड कंपनी है। अब देखते हैं कब खरीदता है, कैसे खरीदता है। कहा जा रहा है ये जो डील है $2 बिलियन से ऊपर की हो सकती है। चेक की अगर हम बात करके चले तो वो $2.3 बिलियन से ऊपर की वैल्यू रखता है, और 2U जो है वो $756 मिलियन से ऊपर की वैल्यू रखता है। अगली खबर एलॉन मस्क की है, तो उन्होंने एक सिग्नल दिया कि वो ट्विटर बाय कर सकते हैं $44 बिलियन का जो प्राइस सेट किया था उससे कम पे। ये खबर मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि भाई रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि सारे कंट्रोल सब कुछ एलॉन मस्क के पास में है, और एलॉन मस्क ने उसका मिसयूज़ किया है। मेरे को फिर से ये चीज़ गलत लगी है, एलॉन मस्क ने फिर से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, और ये जैसे ही हुआ है उसके शेयर्स 8% घट गए ट्विटर के। तो पहले हमने देखा एलॉन मस्क ने जब नाम लिया तो शेयर्स बढ़े, अब नाम लिया तो घटाया। अभी तक एलॉन मस्क क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट कर रहे थे, अब वो दिखा रहे हैं कि भाई मैं नॉर्मल मार्केट को भी रेगुलेट कर सकता हूँ अपने सिर्फ कुछ ट्वीट से। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, ट्विटर से है, और जो मुझे हमेशा लगता था वो बात प्रूफ होती हुई दिखाई दे रही है। ट्विटर के एक सीनियर इंजीनियर की लीग रिकॉर्डिंग निकली है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम राइट को सेंसर करते हैं, लेफ्ट को नहीं करते हैं। राइट को सेंसर करने का मतलब होता है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले हैं ना, जो बिजनेस इन सारी कैपिटलिस्ट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हमको उनको सेंसर करना है। जो सोशलिस्ट वाले हैं ना, हमको उनको नहीं करना है। मतलब कैपिटलिस्ट मतलब मैं कह रहा हूँ जो बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, हमको उन चीज़ों को सेंसर करना है, उन चीज़ों को दबाना है। पर जो बातें कर रहे हैं कि लोगों का ह्यूमन वेलफेयर करना है, ये करना है, वो करना है, चाहे दुनिया मरती रहे, कुछ भी होता रहे, किसी के पास खाने पीने के पैसे ना हो, ऑडियो में यही निकल के आ रहा है कि वो ऐसा ही करते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं ट्विटर यूज़ नहीं करता था, क्योंकि मुझे बायसनेस लगती थी वहाँ पे। मुझे लगता है यार देखो, आप हो, आप कैसे भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पर्सनली थोड़ा सा राइट सेंट्रिक हूँ, मैं कैपिटलिस्ट हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे पैसा कमाना पसंद है, मेरा सारा कुछ उसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब मैं पूरा नहीं हूँ कि आपको किडनैप करवा के आपकी किडनी बिकवा के पैसा कमा लूँगा, ऐसा नहीं है।
पर मैं माइंडसेट मेरा ये रहता है कि ओवरऑल पैसा कमाए, देश ग्रो करे, देश की इकोनॉमी ग्रो करे। अब कई लोग हैं कहते हैं देश की इकोनॉमी ग्रो करे ना करे, भाई सबका भला होना चाहिए, नोट छापो बहुत सारे और सबको बांट दो। मतलब ये तो ज़्यादा हो गया, पर फिर भी सोशलिस्ट का मतलब ये है सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो एक्सट्रीम सोशलिस्ट भी नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट भी नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा कैपिटलिस्ट साइड के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, मैं पर्सनली अगर अपना बता के चलूँ तो वहाँ पे मुझे यही बायसनेस लगती थी कि यार आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं शेयर कर सकते। अगर आप बोलोगे तो आपको लोग गालियां देंगे, और वो लोग देंगे जिनको कुछ पता नहीं है किसी चीज के बारे में। भाई तुझे क्या पता है, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है। अभी भी कई लोग कमेंट करने लग जाएंगे, भाई तू बता रिसेशन आने वाला है, मोदी जी को क्या करना चाहिए। भाई मुझे क्या पता क्या करना चाहिए। तो मोटी मोटी बात यह है कि भाई अब पक्का क्लियर हो गया है कि ट्विटर में फ्री स्पीच नहीं है। जो अभी तक सब बोलते थे फ्री स्पीच है, नहीं है। एलॉन मस्क तभी खरीदना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो न्यूट्रल लेके आएंगे इस चीज़ को। अब उस चीज़ को न्यूट्रल लाने को भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये कैपिटलिस्ट की तरफ चला गया। लोगों को लगेगा ऐसा हो रहा है, पर वो न्यूट्रल हो रहा होगा। अगली खबर ट्विटर के सीईओ की है। उन्होंने बताया कि वो 5 लाख से ज्यादा स्पैम अकाउंट्स डेली बेसिस के ऊपर सस्पेंड करते हैं, मतलब उनकी कंपनी करती है। इतनी बड़ी चीज है। और ये क्यों किया गया? क्योंकि अब उनका एलॉन मस्क से एक तरह से पंगा चल रहा है। एलॉन मस्क कह रहे हैं कि भाई आप कहते हो कि 5% के आसपास में स्पैम है ट्विटर के ऊपर, मतलब फेक अकाउंट्स वगैरह वगैरह है। मुझे लगता है कि ये ज्यादा है। तो इसी के चक्कर में ये ट्विटर वाली डील रुकी थी, इसी के चक्कर में सब कुछ हुआ था। अब देखते हैं क्या होता है इस चीज़ के ऊपर, क्या नहीं होता। मेरा पर्सनली मानना है, मुझे नहीं पता, पर ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पैम चलता है, बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट्स बनते हैं। और मेरी जान पहचान, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मुझे पता है, मेरी जान पहचान वाले भी बहुत सारे लोग फेक अकाउंट्स बना के स्पैमिंग करते हैं, ग्रोथ हैक स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। अगली खबर रिलायंस रिटेल की है। तो भाई बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। वो 400 से ज़्यादा ब्यूटी और कॉस्मेटिक स्टोर्स खोल सकते हैं आने वाले टाइम के ऊपर, और नाइका और मिंत्रा को डायरेक्ट कंपटीशन मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि वो अपना एक हाई एंड ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक फॉर्मेट भी निकालने वाले हैं। कोड नेम उसका रखा गया है टियारा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। रिलायंस रिटेल भाई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और मैं बता रहा हूँ कि रिलायंस आग लगा देगा आने वाले टाइम में। अगली खबर इंडिया की टैबलेट मार्केट की है। तो वो 68% बढ़ी अगर हम मार्च 22 के क्वार्टर की बात करके चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने 4G टैबलेट्स लिए हैं, 74% राइज आया है उसके अंदर। मैं अपना बताऊँ तो अभी करेंटली मैं ट्रिप पे आया हुआ हूँ बाहर घूमने के लिए, और मैं सिर्फ अपना आईपैड लेके आया हूँ। उसी के ऊपर आपको ये न्यूज़ व्यूज़ सब मिल रही है, और मैं डायरेक्टली फ़ोन के माइक से ऑडियो रिकॉर्ड करके अपनी टीम को भेज रहा हूँ ताकि वो आपको टाइम पे न्यूज़ डिलीवर कर पाए। तो आप कौन सा टैबलेट यूज़ करते हो, आपको कौन सा पसंद है? मैंने तो सिर्फ इसलिए लिया था एप्पल का क्योंकि मेरे पास सब एप्पल है, तो कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, इकोसिस्टम अच्छा रहता है। प्लस ये M1 था, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद इसके अंदर कुछ बड़े सॉफ्टवेयर भी चल जाए, क्या पता फाइनल कट वगैरह भी चल जाए। अगर चल जाएगा तो ये लाइट टच और रिलायबल हो जाएगा मेरे लिए, और मैं ऑन द गो सारा काम कर पाऊंगा इससे। अगली खबर बर्कशायर हैथवे की है, जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है। उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है पिछले क्वार्टर के अंदर। 31 मार्च की फाइलिंग के अंदर ऐसा निकल के आया है। सबसे नई इन्वेस्टमेंट सिटी ग्रुप इनकॉर्पोरेशन की है। कुछ शेयर्स उन्होंने एली फाइनेंशियल्स के लिए है, कुछ उन्होंने सेलेनीस कॉप के लिए है, कुछ मार्केल क्रॉप के लिए है, कुछ मैक्सॉन कॉप के लिए है, कुछ पैरामाउंट ग्लोबल के लिए है, जिसको पहले वायाकॉम CBS कहा जाता था। अब आप देखोगे, अब ये निकल के आया है कि इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब इन सबके शेयर्स एकदम उछाल मारेंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स बिना लॉजिक के बस ये देखते हैं कि इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया, चलो इन्वेस्ट करते हैं। अगली खबर, RBI ने वार्न किया है कि क्रिप्टो की वजह से डॉलराइजेशन आ सकता है इकोनॉमी के अंदर। बेसिकली क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है लोग आपस में एक दूसरे को जो पैसा ट्रांसफर करे वो क्रिप्टो की फॉर्म के अंदर करे। और क्रिप्टो की फॉर्म का मतलब ये हो रहा है कि अगर किसी को इंटरनेशनल पेमेंट देनी है तो क्रिप्टो की फॉर्म में ही देनी। देखो समझो इस बात को, बहुत बड़ी चीज़ है ये। मैंने क्रिप्टो के टाइम पे पहले बोला था, मुझे लगता था, पर अभी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हमने देखा स्टेबल कॉइन भी क्रैश कर गया, तो वैसा रिस्क तो है। तो बेसिकली मुझे क्या लगता था कि जैसे USDT ले लिया आपने, अब मुझे किसी क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करनी है बाहर से, अगर वो मुझे भेजता है तो सारा सब कुछ काट पाट के बहुत ज़्यादा टाइम पैसा एफर्ट लगते हैं। इससे बढ़िया वो मुझे क्रिप्टो की फॉर्म में भेज देगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा और मैं उसको यूज़ कर लूँगा। तो मुझे तो यही लगता था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने 1% TDS ले आए। अब 1% TDS मतलब 1% फीस ही लग रही है लॉजिकली, और वो भी TDS है, मतलब आपको बाद में रिबेट भी मिल सकती है उस चीज़ के ऊपर। तो मेरे को तो सही चीज़ लग रही थी,
पर ये जब USDT क्रैश किया तो डर लगने लग गया। और आरबीआई को भी अब ये लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगर हम रुपीज़ की बात करके चलते हैं तो ऑल टाइम लो पे आ गया है, 77.73 पहुंच गया US डॉलर के कंपैरिजन में। बाकी अगर रुपी देखें तो वो भी कॉन्स्टेंटली टूटता जा रहा है। इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है वॉर, ऑयल के प्राइसेस भी। अगली खबर आप सबके फेवरेट स्टॉक LIC की है। तो LIC जैसा मुझे उम्मीद थी वैसा ही हुआ है, 9% डिस्काउंट पे खुला है, मतलब 9% नीचे खुला। बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ इसके अंदर। मेरी जान पहचान वाले भी बहुत सारे लोग थे जिनको मैंने कहा था मत इन्वेस्ट करो, मुझे लगता है कि कुछ गलत हो सकता है, वही सा होता हो दिखाई दिया है। लॉन्ग टर्म में क्या पता LIC थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक निकल जाए, वो टाइम बताएगा। पर मुझे ये तो पक्का श्योर था कि LIC नेगेटिव ही जाएगा। और 9% डिस्काउंट का मतलब कुछ ही मिनटों के अंदर 42,500 करोड़ रुपीस चले गए इन्वेस्टर्स के। पर बड़ी चीज क्या है कि LIC अब 5th लार्जेस्ट कंपनी बन गई है मार्केट कैप्स की टर्म्स में लिस्टिंग के बाद। 9% घटी है फिर भी। सबसे पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 16,74,000 करोड़ के ऊपर है। दूसरी TCS 12,38,000 करोड़ के ऊपर है। फिर HDFC बैंक 7,23,00,000 करोड़ के ऊपर है। उसके बाद में इन्फोसिस 6,30,00,000 करोड़ के आसपास है। फिर TCS 12,38,000 करोड़ के आसपास है। अगली खबर इंडिया के होलसेल इन्फ्लेशन की है, तो वो 15% बढ़ा अप्रैल के महीने के अंदर। और अगेन ये रिकॉर्ड हो गया है। अगर हम मार्च से कंपेयर करके चले तो मार्च के अंदर 14.55 हुआ करता था। और अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करके चले तो वो भी बढ़ा है, 7.79% पे पहुंच गया। ये हाईएस्ट है अगर मई 2014 से अगर हम कंपेयर करके चले तो। अगली खबर श्रीलंका की है, तो एक बुरी खबर है श्रीलंका के लिए। उनके PM ने बोला कि हमारे पास सिर्फ 1 दिन का पेट्रोल का स्टॉक पड़ा है। मतलब आप सोच लो कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, क्योंकि ऑयल डिपेंडेंट सारी इकोनॉमीज है आज के टाइम पे। ऑयल के ऊपर ही सब कुछ चलता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स सब कुछ रुक जाएगा। तो भाई ये तो डरने वाली बात है। अब देखते हैं कौन सेवियर बन के आता है, कौन अब मदद करता है। अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने तो बहुत बार मदद करी है उनकी, अब देखते हैं कोई और भी मदद करता है या फिर हमारी गवर्नमेंट फिर से करती है। अब कहा तो ये जा रहा है जो श्रीलंका एयरलाइन है जो उनकी खुद की है उसको वो प्राइवेटाइज करने वाले हैं, वहाँ से पैसा लेके आएंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ऑल द बेस्ट अगर कोई श्रीलंका से देखता है तो यार। अगली खबर शंघाई से है, तो शंघाई के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं बिकी अप्रैल के महीने के अंदर, क्योंकि वहाँ पे चल रही है कोविड रिस्ट्रिक्शंस। और अगेन ये भी बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। डीलरशिप्स को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा इस पूरे सीन के ऊपर, शंघाई के ऊपर, क्योंकि सब सारे खर्चे बहुत ज़्यादा है। अगली खबर रतन टाटा जी की है, तो उन्होंने एक फ़ोटो शेयर करी जहाँ पे उन्होंने दिखाया उनका एक फेक फेसबुक पेज और उन्होंने कहा मैं इस पे लीगल एक्शन लूंगा। वो जो पेज का ओनर है वो पैसे एक्सेप्ट कर रहा है रतन टाटा के नाम पे, तो भाई ये तो बहुत ही गलत चीज़ होती है। और एक कुछ कॉमन सेंस भी होनी चाहिए लोगों में यार, रतन टाटा आप लोगों से पैसा नहीं मांगेंगे। अगली खबर मैकडोनल्ड्स की है, तो मैकडोनल्ड्स रशिया से अब बाहर जा रहा है। 30 साल के बाद अपने ऑपरेशंस खत्म करना चाह रहा है, तो वो डायरेक्टली नहीं जा रहा है, वो लोकल बायर्स ढूंढ रहा है कि भाई मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट खरीद लो बारे और हम निकले यहाँ से। अभी कहा जा रहा है 62,000 से ज़्यादा रशिया के अंदर एम्प्लॉयज़ है मैकडोनल्ड्स के, और मैकडोनल्ड्स ने कहा है उन सबको सैलरी मिलती रहेगी जब तक कोई ट्रांजिशन नहीं होती है। और एक चीज़ क्लियर कर दूं, अपने स्टोर्स बेच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उनका नाम, लोगो, ब्रांडिंग, मेन्यू यूज़ कर पाएगा, वो बस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहे हैं। अगली खबर, इंडिया जर्मनी से आगे निकल गया है लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट के अंदर। 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन गया है इंडिया, बहुत बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। इंडिया ने 2021 के अंदर 37,59,398 व्हीकल्स बेचे हैं, और अगर हम जर्मनी से कंपेयर करके चले तो उन्होंने 29,73,319 व्हीकल्स बेचे हैं। सबसे आगे है चाइना, उसके बाद US, देन जापान। तो भाई एक लॉजिक समझने की कोशिश करो, चाइना आगे इसलिए क्योंकि उसमें पॉपुलेशन है, इंडिया भी इसलिए शायद आगे निकल गया क्योंकि हमारे पास में पॉपुलेशन है और उनके पास में पैसा भी आ रहा है। अगली खबर मुंबई से है, तो वहाँ पे 2 होम बायर्स को 7 गुना पैसा मिला जो उनको फ्लैट्स डिलीवर नहीं करे थे उनके बिल्डर ने। बेसिकली उन्होंने 27 साल पहले बुक कराए थे फ्लैट्स और आज उनको इतना टाइम्स मिला है। एक बायर थे जिन्होंने 1995 के नवंबर के अंदर 12,56,000 का एक घर बुक कराया था, उनको 91 लाख रुपीस मिले हैं। और एक और बायर थे जिन्होंने
13,16,000 का फ्लैट बुक कराया था, उनको 88 लाख मिली है। तो बहुत बड़ी चीज है यार। अगली खबर हर्ष गोयनका जी की है। तो उन्होंने टॉप 10 स्टार्टअप मिस्टेक्स बताई जो ज्यादातर स्टार्टअप्स गलतियां करती है। सबसे बड़ी है कि वो प्रोडक्ट बनाना जो कि कोई चाहता ही नहीं है। दूसरा है गंदी हायरिंग करना। तीसरा है अपने फोकस पे ना रहना। चौथा है एग्जीक्यूट ना कर पाना, मतलब ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पा रहे। पांचवा है अपना राइट को फाउंडर ना ढूंढ पाना। छठा है इन्वेस्टर्स के पीछे भागना, कस्टमर्स के पीछे ना भागना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सातवां है ये मेक श्योर ना करना कि आपके पास में पूरा पैसा है या फिर नहीं है। आठवां है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना। नौवां है अगर आप फेल हो रहे हो तो हेल्प को ना मांगना। 10वां है सोशल मीडिया को इग्नोर करना। तो मेरे हिसाब से भी बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर हो गए हैं कि स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं, क्योंकि मेरे भी पर्सनली बहुत सारे स्टार्टअप्स सामने सामने फेल होते देखे हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग कंसल्टेशन के लिए आते रहते हैं। तो इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना।